Student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss photomorphogenesis. Photomorphogenesis जो है उसको अगर हम बहुत ही एक सिंपल शब्दों में देखें तो फोटो मीन्स लाइट, मॉर्फोजेनेसिस मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि किसी भी प्लांट के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें लाइट का क्या रोल है उसको हम स्टडी जब करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें लाइट का जो रोल है वो क्या है, उसी को हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं. अब कोई भी लाइट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब रोल प्ले करेगी तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, और इन फोटो रिसेप्टर्स का काम होता है लाइट को रिसीव करना और एब्जॉर्ब लाइट के हिसाब से रेस्पॉन्स शो करना. अब ये जो रिसेप्टर हैं जिनको हमने फोटो रिसेप्टर कहा है, ये प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दो तरीके की नेचर के होते हैं. मतलब इनके अंदर प्रोटीन पार्ट भी पाया जाएगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाएगा. नॉन प्रोटीन पार्ट मोस्टली जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जबकि जो प्रोटीन पार्ट है वो फंक्शन को रेगुलेट करेगा, फंक्शन को आगे रेस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा. तो कहने का मतलब है कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक रिसेप्टर ऐसा है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं पाया जाता, जो कि कंप्लीटली प्रोटीन इन नेचर होता है, और उसको कहते हैं हम UBR8 रिसेप्टर. तो आपको ये ध्यान रखना है, UBR8 जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कंप्लीटली प्रोटीन नेचर होते हैं. अब ये जो फोटो रिसेप्टर हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये रेस्पॉन्स शो करते हैं, इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं कि ये किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अगर ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर ये अपना रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं तो इनको ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम फोटो रिसेप्टर कहते हैं. इसके अंतर्गत क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिन, जिटलुक, राइट, इस तरह के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ये आते हैं. जबकि रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे फाइटोक्रोम्स जो हैं वो आते हैं, और फाइटोक्रोम जो है वो मेनली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होते हैं और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को शो करते हैं. अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं किस तरीके से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं वो आगे हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे और इनसे जुड़ी हुई प्रोसेस को भी स्टडी करेंगे. तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं फाइटोक्रोम से. फाइटोक्रोम जो है, अगर आप फाइटोक्रोम्स को देखो तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली 124 किलो डाल्टन की एक डाइमर प्रोटीन होती है, राइट. 124 किलो डाल्टन का एक डाइमर प्रोटीन होता है, और इसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा. तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली इनका मॉलिक्यूलर वेट 124 किलो डाल्टन है. एक डाइमर इन नेचर होते हैं ये. इनकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोटीनिशियस पार्ट है, मैंने बताया कि मोस्टली जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों ही पार्ट पाए जाएंगे. तो यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट है वो भी पाया जा रहा है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्रोमोफोर कह रहे हैं या फाइटोक्रोमोबिलिन कह रहे हैं, ये भी यहाँ पे पाया जा रहा है. और जो क्रोमोफोर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है. यहाँ पे जो प्रोटीनिशियस पार्ट है, अब चूंकि एक प्रोटीन है ये, तो प्रोटीन में एन टर्मिनल भी होगा वहाँ पे और सी टर्मिनल भी होगा. यहाँ पे जो एन टर्मिनल पार्ट होता है इस प्रोटीन का जो फाइटोक्रोम को बना रही है, उसमें एन टर्मिनल पार्ट में फोटोसेंसरी डोमेन पाया जाता है जिसके साथ क्रोमोफोर अटैच्ड होता है, और यही क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है. जबकि जो सी टर्मिनल डोमेन है इसको इसमें रेगुलेटरी डोमेन पाया जाता है, इसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है. आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्रोमोफोर या फाइटोक्रोमोबिलिन कह रहे हैं, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर टेट्रापायरोल होता है. अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, आगे हम एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे. तो ये लीनियर टेट्रापायरोल होता है, 4 पायरोल होती हैं जो एक लाइन में लगी रहती हैं, और ये मेमिलियंस के अंदर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनसे इनकी स्ट्रक्चर जो होती है काफ़ी सिमिलर होती है. तो ये स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी शो करते हैं मेमिलियन बाइल पिगमेंट के साथ. अब देखिए इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें
तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डाइमर प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली वहां पे दो मोनोमर यूनिट पाई जाएंगी। उसमें एक एन टर्मिनल पार्ट है हर यूनिट के अंदर, प्रोटीन सब यूनिट के अंदर, और एक सी टर्मिनल पार्ट होता है। एन टर्मिनल पार्ट पे जो डोमेन पाया जाता है, इस एन टर्मिनल पार्ट के डोमेन के साथ ये क्रोमोफोर अटैच्ड होता है। तो ये जो डोमेन है, इसमें यहाँ पे एक एमिनो एसिड पाया जाएगा सिस्टीन, और यहाँ पे भी सिस्टीन। इसका मतलब जो क्रोमोफोर होता है वो डोमेन में सिस्टीन एमिनो एसिड रेसिड्यू के साथ जुड़ा रहता है, आपको ये याद रखना है। इसीलिए एन टर्मिनल पार्ट जो है वो फोटोसेंसरी डोमेन वाली नेचर को शो कर रहा है। जो सी टर्मिनल है वहां पे जो डोमेन पाया जा रहा है ये रेगुलेटरी डोमेन होता है, और इसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इन प्रोटीन्स में जो फॉस्फोराइलेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही ये क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, और इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करने वाली प्रोटीन्स को काइनेज कहते हैं। और यहाँ पे जो काइनेज टाइप की जो प्रोटीन्स है वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, आगे हम देखेंगे इसको। ये जो डोमेन सी टर्मिनल डोमेन होता है ये डाइमर भी फॉर्म करता है, मतलब इस प्रोटीन के फाइटोक्रोम के जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन जो डाइमर बना रही हैं, तो ये डाइमराइजेशन जो है, ये दोनों के बीच में जो डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है ये सी टर्मिनल डोमेन के कारण ही पाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी एक स्ट्रक्चर बनाई है हमने। यहाँ पे जो एन टर्मिनल डोमेन है वो फोटोसेंसरी डोमेन कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोफोर अटैच्ड है। सी टर्मिनल जो डोमेन है वो रेगुलेटरी डोमेन है। ये दो काम कर रहे हैं, एक तो फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, दूसरा ये डाइमर फॉर्म भी करते हैं। आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो एन टर्मिनल डोमेन है इसमें यूबिक्यूटिन बाइंडिंग साइट भी पाई जाती है, क्योंकि कभी कभी फाइटोक्रोम सपोज करो ज़्यादा हो गया या उसको डिग्रेड करना है, तो यहाँ डोमेन एन टर्मिनल डोमेन पे यूबिक्यूटिन बाइंड कर दी जाती हैं। और ये हम जानते हैं कि किसी भी प्रोटीन के साथ अगर यूबिक्यूटिन बाइंड हो जाती है तो उसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, क्योंकि सेल की जो मशीनरी है उसको एक सिग्नल मिल जाता है कि इसके साथ यूबिक्यूटिन अटैच किया जा चुका है, मतलब इस प्रोटीन का काम अब खत्म हो चुका है, इसको डिग्रेड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एन टर्मिनल डोमेन में यूबिक्यूटिन बाइंडिंग साइट भी पाई जाती है। तो हमने एक सिंपल सी स्ट्रक्चर देखी कि फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि देखिए, ये वैसे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एन टर्मिनल पार्ट है प्रोटीन का उसमें क्रोमोफोर बाइंडिंग साइट पाई जाती है, और ये क्रोमोफोर बाइंडिंग साइट जो है वो एन टर्मिनल डोमेन में सिस्टीन रेसिड्यू के थ्रू बाइंड होती है, राइट। और यहाँ पे यूबिक्यूटिनेशन साइट, यूबिक्यूटिन बाइंडिंग साइट भी पाई जाती है, और यूबिक्यूटिन बाइंडिंग साइट के कारण ही अगर इसका डिग्रेडेशन करना हो तो इसका डिग्रेडेशन किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो सी टर्मिनल पार्ट है यहाँ पे डाइमराइजेशन साइट है, ये इसके डाइमर फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और सी टर्मिनल पे काइनेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी मतलब फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप एडिशन, राइट। तो काइनेज जो शब्द है इसका मतलब होता है कि अगर इस प्रोटीन को एक्टिव कर दिया जाए तो ये सीरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देती है, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही ये डोमेन एक्टिव हो जाता है और अपने बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को शो करता है। तो इसको कहते हैं काइनेज एक्टिविटी। यहाँ पे एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि ये जो काइनेज एक्टिविटी है प्लांट्स के अंदर, जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस है इसके अंदर जितनी भी काइनेज एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज टाइप की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो है आपको हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, हाँ, राइट। तो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज और हिस्टिडीन काइनेज, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम ये देखें कि ये जो फाइटोक्रोम है ये सिंथेसिस कैसे होते हैं। तो देखिए, इस फाइटोक्रोम में हमने दो पार्ट देखे थे। पहला देखा हमने प्रोटीन पार्ट। अब चूंकि प्रोटीन है तो इसका कोई जीन्स भी होगा, और इस प्रोटीन का जो जीन्स होता है वो होता है न्यूक्लियस में, राइट। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम क्रोमोफोर कह रहे हैं, इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है प्लास्टिड में, ठीक है।
इसका सिंथेसिस होगा प्लास्टिड में। इसका मतलब कि जो क्रोमोफोर है इसके सिंथेसिस के जीन्स तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए में पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन है फाइटोक्रोम की उसके सिंथेसिस के जीन्स कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट डीएनए में पाए जा रहे हैं। तो ये जो फाइटोक्रोम प्रोटीन है, राइट, इसका जो डीएनए है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बाहर आया, राइट, एमआरएनए बाहर आया इसका प्रोटीन का, और इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन कहाँ पे हुआ, साइटोसोल में हुआ। साइटोसोल में वो फाइटोक्रोम प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। लेकिन जो क्रोमोफोर पार्ट है वो प्लास्टिड में बनता है, और उसका जो प्रीकर्सर है वो है ग्लूटामेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ग्लूटामेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो मिलके बनाते हैं डेल्टा एमिनोलेब्यूलिनिक एसिड, और डेल्टा एमिनोलेब्यूलिनिक एसिड जो है ये आगे चल के उस क्रोमोफोर का सिंथेसिस करता है। ये जो क्रोमोफोर है जब ये बन जाता है तो ये प्लास्टिड से बाहर आ जाता है, और फाइटोक्रोम जो प्रोटीन पार्ट था वो साइटोसोल में बन ही रहा है। तो ये दोनों क्रोमोफोर एंड फाइटोक्रोम प्रोटीन जो पार्ट है वो दोनों बिना किसी प्रोटीन की हेल्प से ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा, ऑटो कैटालिटिक कहते हैं, वो खुद ही ये दोनों बाइंड हो जाते हैं और कंप्लीट होलो एंजाइम फाइटोक्रोम बनाते हैं। तो इस तरीके से दोनों का सिंथेसिस होता है। जो प्लास्टिड है उसने क्रोमोफोर को बनाया ग्लूटामेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम के द्वारा, डेल्टा एमिनोलेब्यूलिनिक एसिड बना, उससे क्रोमोफोर बना, क्रोमोफोर प्लास्टिड से बाहर आ जाता है साइटोसोल में। जबकि साइटोसोल में जो फाइटोक्रोम प्रोटीन पार्ट है उसका एमआरएनए जो है न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ चुका है, और इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, ये फाइटोक्रोम का प्रोटीन पार्ट है, ये बना, और ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा क्रोमोफोर एंड फाइटोक्रोम प्रोटीन दोनों बाइंड होते हैं, और इस तरीके से कंप्लीट होलो एंजाइम फाइटोक्रोम सिंथेसिस होते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने फाइटोक्रोम की जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको देखा, और वो किस तरीके से सिंथेसिस हो रहे हैं ये हमने देखा। फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर के बाद वैज्ञानिकों ने जब इसको स्टडी किया कि फाइटोक्रोम जो है वो किस तरीके से अपने बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को शो करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो फाइटोक्रोम है वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक फॉर्म होती है सिस फॉर्म और एक फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म। जो सिस फॉर्म होती है वो इनएक्टिव होती है, जबकि जो ट्रांसफॉर्म होती है वो एक्टिव होती है। तो होता क्या है, ये जो सिस फॉर्म होती है, किसी भी फाइटोक्रोम का जो सिंथेसिस है वो सिस फॉर्म में होता है, और ये कहाँ पे बनती है, ये मोस्टली इट्यूलेटेड टिश्यूज के अंदर ज़्यादा बनते हैं। इट्यूलेटेड टिश्यू कहते हैं वो टिश्यू जो डार्क के अंदर जिनका डेवलपमेंट हुआ है, राइट। किसी प्लांट को आप अगर डार्क में ग्रो कराओगे तो वहाँ पे जो लीफ होंगी वो इट्यूलेटेड लीफ कहलाती हैं। तो डार्क के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे इसका सिंथेसिस फाइटोक्रोम का ज़्यादा होता है, और जिस फॉर्म में इसका सिंथेसिस होता है वो सिस फॉर्म होती है, और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हम सिस फॉर्म पे लाइट डालें, और कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट, क्योंकि ये रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम के अंतर्गत हम फाइटोक्रोम को क्लासीफाई करते हैं। तो रेड लाइट की जिस वेवलेंथ को ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं वो है 660 नैनोमीटर। बहुत सारी बुक्स में इसको 666 नैनोमीटर भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिविटी में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइटोक्रोम जो है वो सिस फॉर्म में किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो या तो वहाँ पे 660 नैनोमीटर होगा या 666 नैनोमीटर वहाँ पे दिया होगा, दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं देगा, ठीक है। बट मोस्टली जो लिटरेचर है वो 660 नैनोमीटर लिखता है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे 660 नैनोमीटर ही लिया है। लेकिन अगर कभी 666 नैनोमीटर भी आपके सामने है तो वो भी गलत नहीं है। अब रेड लाइट 660 नैनोमीटर की लाइट जब फाइटोक्रोम की सिस फॉर्म एब्जॉर्ब करती है तो वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ट्रांसफॉर्म को हम कहते हैं PFR। इसको PFR क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म होती है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, ये फार रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और फार रेड लाइट में भी जिस वेवलेंथ को ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है वो वेवलेंथ है 730 नैनोमीटर, राइट। तो यहाँ पे 730 नैनोमीटर जो कि फार रेड लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब मैक्सिमम PFR फॉर्म करती है, इसीलिए उसको फाइटोक्रोम फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, इसलिए इसको ये PFR नाम दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि रेड लाइट और फार रेड लाइट, इसके द्वारा आप इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं,
अगर आप पी आर फॉर्म को रेड लाइट दोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। पी एफ आर को फार रेड लाइट दोगे तो वो वापस से पी आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक्टिव फॉर्म कौन सी है? पी एफ आर फॉर्म है, और यही आगे चल के बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को शो करेगी। इसका मतलब अगर कोई प्लांट फाइटोक्रोम के कारण बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो पी एफ आर फॉर्म के कारण शो करेगा, क्योंकि वहां पे यही फॉर्म जो है वो एक्टिव होती है, तो ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा। पी आर और पी एफ आर रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एक दूसरे में जो कन्वर्जन है ये फास्ट होता है। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट, हम स्पेसिफिक लाइट नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ उसको दिन में रख रहे हैं, तो स्लोली पी आर फॉर्म जो है वो पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर हम विजिबल लाइट दे रहे हैं, विजिबल लाइट में तो सारे वेवलेंथ होती हैं, तो यहाँ पे वो कन्वर्जन स्लो होता है। लेकिन अगर हम पी एफ आर फॉर्म को डार्क में रख दें तो भी वो ऑटोमेटिकली पी आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कन्वर्जन जो है ये भी स्लो होता है। तो कहने का मतलब है पी आर और पी एफ आर दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको फास्ट तरीके से करना है तो उनको रेड लाइट और फार रेड लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट दे दो। लेकिन अगर आपको वो कन्वर्जन स्लो करना है तो आप उसको अगर दिन में रख दोगे तो पी आर जो है वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप उसको डार्क में रख देते हो तो पी एफ आर जो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो सिस फॉर्म पी आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे एक्टिव फॉर्म कौन सी है? वो पी एफ आर फॉर्म जो है वो फाइटोक्रोम की एक्टिव है, यही बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को आगे शो करती है, राइट। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन देखने वाला ये है कि सिस फॉर्म पे जब लाइट पड़ती है तो एग्जैक्टली होता क्या है, वो कैसे जो है सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आप अगर केमिस्ट्री जानो तो देखिए, ये जैसे प्रोटीन पार्ट है, पी आर मतलब प्रोटीन पार्ट, और ये प्रोटीन पार्ट के साथ ये क्रोमोफोर अटैच्ड है, और यहाँ पे जो एमिनो एसिड जिसके माध्यम से ये अटैच्ड है वो है सिस्टीन। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और मैंने ये बताया था कि क्रोमोफोर के अंदर 4 पायरोल होती हैं और जो लीनियर वे में जुड़ी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 पायरोल हैं, राइट। तो सिस फॉर्म में क्या होता है कि ये जो 3rd and 4th पायरोल होती है, इसके बीच में ये जो पोजीशन के जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन होता है C14, 14 नंबर का कार्बन, ये होता है C15 और ये होता है C16, राइट। तो जैसे ही इस पे फार रेड लाइट पड़ेगी इस क्रोमोफोर पे, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट और इस पे कौन सी नैनोमीटर की लाइट पड़नी चाहिए? सिस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इस पे 660 नैनोमीटर की लाइट पड़नी चाहिए। जैसे ही इस पे 660 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है तो ये जो 15 and 16 कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये डबल बॉन्ड जो है आइसोमराइज हो जाता है, राइट। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करने के बाद 15 और 16 कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो 14 और 15 नंबर के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ये रोटेट कर जाता है। तो देखिए सिस फॉर्म में ये 4थे नंबर की जो पायरोल थी ये नीचे की तरफ है, जबकि जैसे ही लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये 15 और 16 के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये इस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं, और इनके हटते ही 14 से 15 कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट कर जाता है, और इसी के रोटेट के कारण ये पायरोल अब ऊपर की तरफ हो जाती है। देखिए सिस फॉर्म में इसका ये जो कार्बन है इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसको मैं अगर X नाम दे दूं तो ये X नीचे की तरफ आ रहा है, और ट्रांसफॉर्म में ये X जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्यों चला गया? क्योंकि 15-16 नंबर के कार्बन के बीच में जैसे ही बॉन्ड जो है उसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किए, तो 14 से 15 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो घूम गया, और घूमते ही ये पायरोल जो है ऊपर की तरफ पोजीशन हो गई इसकी, इसी को ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिस फॉर्म जब लाइट एब्जॉर्ब करती है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं वो कौन कौन से कार्बन के बीच में होते हैं? तो C15 to C16 जो कार्बन होते हैं उनके बीच के होते हैं। कौन कौन से पायरोल के बीच में होते हैं? तो 3rd और 4th पायरोल के बीच में होते हैं। फिर कौन सा बॉन्ड रोटेट करता है? तो C14 कार्बन पोजीशन का जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट कर जाता है। तो इस कारण सिस से ट्रांस कन्वर्जन होता है, और इसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, ठीक है, सिस से ट्रांस में कन्वर्जन। और अगर ये ट्रांस को फार रेड लाइट देंगे तो फिर से ये अपनी
पूर्व स्थिति में चला जाता है। अगर इसको मैं 730 नैनोमीटर की लाइट दे दूं ट्रांसफॉर्म को, तो ये फिर से अपनी पूर्व स्थिति में चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार ये पूछ लिया जाता है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। तो यहाँ तक हमने फाइटोक्रोम जो है वो कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, पीआर पीएफआर फॉर्म, पीआर पीएफआर फॉर्म को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर उसका थोड़ा सा केमिस्ट्री रीजन भी देखा कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा था, राइट। यहाँ पे जब भी आप फाइटोक्रोम पढ़ते हो तो आपको यहाँ एक टर्म आती है, फोटो स्टेशनरी स्टेट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको समझिए क्या है। फोटो स्टेशनरी स्टेट कहते हैं कि सपोज करो ये एक सेल है, राइट, और इस सेल के अंदर जो है अगर आपने यहाँ पे पहले, क्योंकि इसमें कोई ना कोई फाइटोक्रोम रहा होगा और हम ये मानते हैं कि पहले पीआर फॉर्म में इसमें फाइटोक्रोम थे, तो मैंने क्या किया, रेड लाइट की लाइट दी और 660 नैनोमीटर की रेड लाइट जब मैंने इस सेल पे डाली तो इसके अंदर जितना भी फाइटोक्रोम पीआर फॉर्म में था, क्योंकि पहले जो फाइटोक्रोम था वो पीआर फॉर्म में ही रहा होगा क्योंकि वो सिंथेसिस ही पीआर फॉर्म में होता है, तो उसने जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब की तो वो पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पीआर फॉर्म जो है जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो पीएफआर में कन्वर्ट होती है। और हमें लगता है कि अगर 100 मॉलिक्यूल पीआर के थे, रेड लाइट देने पे वो 100 के 100 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम ये सोचते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वैसे ही अगर हम पीएफआर को फार रेड लाइट दें तो वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एब्जॉर्ब करने के बाद पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये सोचते हैं कि अगर पीएफआर के 100 मॉलिक्यूल हैं तो अगर वो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो पूरे के पूरे पीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइडियली ये हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता कैसा है, एक सेल पे जब आप रेड लाइट डालते हो, सपोज करो आपने 660 नैनोमीटर की डाली लाइट, तो उसके अंदर जितने भी पीआर हैं ये देखा गया है कि वो 85% ही पीएफआर में कन्वर्ट होते हैं, 15% जो हैं वो पीआर फॉर्म में ही बने रहते हैं। दूसरा, अब आप पीएफआर का देखो, पीएफआर पे जब आप फार रेड लाइट डालते हो तो पीएफआर सिर्फ 97% ही आपको पीआर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, 3% पीएफआर कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में अगर आप रेड लाइट डालते हो तो इक्विलिब्रियम में आपको 15% तो पीआर फॉर्म मिलेगी और 85% पीएफआर फॉर्म मिलेगी। अगर यही रिएक्शन आप फार रेड लाइट के साथ देखते हो तो इक्विलिब्रियम में आपको 97% तो पीआर फॉर्म मिलेगी और 3% पीएफआर मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आप कितना भी लाइट डाल दो, एक सर्टेन रेंज तक ही आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप रेड लाइट डालते हो तो मैक्सिमम कन्वर्जन 85% तक ही पीआर का पीएफआर में हो सकता है। अगर आप फार रेड लाइट डालते हो तो सारे पीएफआर को आप पीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 97% पीएफआर ही पीआर में कन्वर्ट होंगे, 3% पीएफआर वहां पे आपको मिलेगा। तो इसी स्टेज को, इसी कंडीशन को फोटो स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। सिंपल सा है। अब इसी में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है फाइटो प्रोपोर्शन। मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकली एक्टिव जो है वो पीएफआर फॉर्म है, मतलब आपके काम की जो फॉर्म है वो क्या है, पीएफआर फॉर्म। तो टोटल फाइटोक्रोम में कितना परसेंट पीएफआर पाया जा रहा है, इसी को हम फाइटो प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे 85% हो रहा है, अगर टोटल 100 है तो उसका 85% 0.85 जो पार्ट है वो फाइटो प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर हम फार रेड लाइट के केस में देखें तो पीएफआर का 3% हिस्सा ही आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा, तो यहाँ पे फाइटो प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो 0.03 हो जाएगी। क्योंकि जो आपका बायोलॉजिकल एक्शन है वो पीएफआर के कारण हो रहा है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म यहाँ पे पीएफआर है, इसीलिए एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में भी हम एक टर्म और यहाँ पे डिजाइन करते हैं, उसको कहते हैं फाइटोक्रोम एक्शन, कि पीएफआर डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी टोटल मतलब फाइटोक्रोम टोटल, राइट, ये हमेशा याद रखना। तो टोटल फाइटोक्रोम में से कितना फाइटोक्रोम पीएफआर फॉर्म में पाया जा रहा है, उसी रेशो को हम फाइटोक्रोम एक्शन भी कहते हैं।
तो अगर आप क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में पीएफआर की मात्रा को क्वांटिफाई कर रहे हो तो उसको फाइटो प्रोपोर्शन कहते हैं, और जब हम इसको एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो उसी को हम फाइटोक्रोम एक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली फाइटो प्रोपोर्शन और फाइटोक्रोम एक्शन, इनके वैल्यू आपको सेम रेंज में मिलेंगी, राइट। तो दोनों का बेस थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी दोनों चीजें एक ही हैं, फाइटो प्रोपोर्शन एंड फाइटोक्रोम एक्शन, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा फाइटो स्टेशनरी स्टेज क्या है, बहुत ही सिंपल सी एक चीज थी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम, कि क्या फाइटोक्रोम जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं या अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब इनको स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि यूजुअली फाइटोक्रोम 5 टाइप्स के पाए जाते हैं और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 5 डिफरेंट टाइप्स के फाइटोक्रोम जो है वो यूजुअली पाए जाते हैं, जिनको 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। ग्रुप जो है वो उसको टाइप 1, ग्रुप बी को टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 में फाइटोक्रोम ए सिंगल एक फाइटोक्रोम आता है, जबकि टाइप 2 में 4 फाइटोक्रोम आते हैं, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी एंड फाइटोक्रोम ई। जो टाइप 1 फाइटोक्रोम्स होते हैं ये यूजुअली डार्क में बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होते हैं और लाइट में इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, इनको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो टाइप 1 के जो फाइटोक्रोम्स हैं वो ज़्यादातर इटियोलेटेड टिश्यूज में आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आप इनको लाइट में शिफ्ट करते हो तो ये फाइटोक्रोम डिग्रेड हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि जो टाइप 2 फाइटोक्रोम्स हैं ये जो है यूजुअली लाइट में ये कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस होता रहता है। यहाँ पे लाइट के बजाय इनका कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस ये ज़्यादा सही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस, कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस का मतलब होता है कि इनका लाइट और डार्क इससे बहुत ज़्यादा इन पर फर्क नहीं पड़ता, ये बनते रहते हैं, लेकिन ये लाइट में स्टेबल होते हैं। जबकि जो टाइप 1 वाले थे वो लाइट में स्टेबल नहीं थे, वो डिग्रेड हो जाते हैं लाइट में आने पर, जबकि टाइप 2 जो हैं वो स्टेबल रहते हैं लाइट में। टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर इसमें जैसे फाइटोक्रोम ए ही आ रहा है, और ये यूजुअली ज़्यादातर फार रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, जबकि टाइप 2 जो है ये रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के हमने फाइटोक्रोम देखे, और आगे हम जो भी रेगुलेशन देखेंगे वो हम टाइप 2 को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि टाइप 1 जो है उसमें तो सिर्फ सिंगल ही फाइटोक्रोम आ रहा है और वो है फाइटोक्रोम ए। अगर हम इनके मोड ऑफ रेगुलेशन को देखें कि ये किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा है। रेड लाइट, राइट, 660 नैनोमीटर जो है, जैसे ही ये इन पे लाइट पड़ती है फाइटोक्रोम्स पे, तो इनकी जो क्रोमोफोर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, और ये इनएक्टिव फाइटोक्रोम से एक्टिव फाइटोक्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इनएक्टिव फाइटोक्रोम है इसको हम PR फॉर्म कह रहे हैं, जबकि जो एक्टिव फाइटोक्रोम है इसको हम PFR कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये PR से PFR में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो मैंने बताया था कि C टर्मिनल पार्ट पे काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है और इसके कारण फॉस्फेट ग्रुप वहाँ ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुका है, और जैसे ही ये एक्टिव फाइटोक्रोम बनते हैं, ये एक्टिव फाइटोक्रोम जो है ये अब एंटर हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पे एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये काम करने लग जाते हैं, और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स का, जीन्स का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, और जीन एक्सप्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और यही प्रोटीन्स जो यहाँ जिनका जीन एक्सप्रेशन जो है ये स्टार्ट हुआ है, यही जीन्स आगे चल के फोटोमॉर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करती हैं। तो इस तरीके से फोटोमॉर्फोजेनेसिस, इस तरीके से ये जो है फाइटोक्रोम किसी भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल ओवरकम है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चलें कि ये किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, तो फाइटोक्रोम के कंटेक्स्ट में आपको 2 तरीके के मैकेनिज्म पढ़ने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर फाइटोक्रोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो रहा है,
और वो खुद वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन। और अगर फाइटोक्रोम खुद अंदर नहीं जा रहा न्यूक्लियस के, वो किसी प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है साइटोप्लाज्म में, और वो प्रोटीन जो है अंदर जाके जो है ट्रांसक्रिप्शन और इन चीज़ों को बढ़ा रहा है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। अगर न्यूक्लियस में एंटर नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट, हो रहा है तो डायरेक्ट। वो फाइटोक्रोम दोनों ही मोड को ऑप्ट करता है। लेकिन अभी हमने पिछली स्लाइड में जो मोड देखा, ये डायरेक्ट मोड था। यहाँ पे फाइटोक्रोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, राइट। तो ये डायरेक्ट मोड जो है ये है। अब इस डायरेक्ट मोड में वो और थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफाई हों कि और थोड़ा सा डिटेल देखें कि वो कौन कौन से जीन्स को वो कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन से प्रोटीन्स को वो बढ़ा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए होता क्या है कि रात के वक्त जो है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। रात के वक्त जो है जितनी भी जीन्स हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो जीन ऑफ रहेंगे। अब वो कैसे ऑफ होते हैं, राइट। तो फाइटोक्रोम क्या करता है, वो तो पीआर फॉर्म में है, और पीआर फॉर्म जो है रात के वक्त तो पीआर फॉर्म ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना भी पीएफआर है वो डार्क में पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि वो कन्वर्जन स्लो है, लेकिन मोस्टली तो वो डार्क में पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइटोसोल में फाइटोक्रोम की जितनी भी फॉर्म पाई जाएगी वो पीआर फॉर्म है, और ये पीआर फॉर्म एक्टिव नहीं होती। इसका मतलब इसकी तरफ से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे दो जीन्स होती हैं, एक तो होती है LSCB जीन्स और एक होती है MYB जीन। ये जो MYB जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है इस जीन्स के लिए। इसका मतलब जब तक MYB जीन सिंथेसिस नहीं होगी तब तक ये जीन भी सिंथेसिस नहीं होगा, और ये जीन सिंथेसिस नहीं होगा तो जब तक कोई फोटो मॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटो मॉर्फोजेनेसिस में इस जीन्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो अब MY जीन जो है वो डार्क में, अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो डार्क की बात कर रहा हूँ, मतलब रात की बात कर रहा हूँ। MYB जीन जो होती है इसके रेगुलेटरी सीक्वेंस पे, इसके प्रमोटर सीक्वेंस पे एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसको कहते हैं PIF3। PIF3 की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो PIF3 की फुल फॉर्म होती है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3। ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब कि ये इसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन नाइट। अब देखिए कैसे रोक रहा है। PIF3 ये जो बातें कर रहे हैं हम नाइट में कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डायरेक्ट मोड ऑफ फाइटोक्रोम है अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये नाइट में कर रहा हूँ। तो नाइट में क्या हुआ, पीआर फॉर्म ज्यादा पाई जा रही है, और पीआर फॉर्म तो कोई सिग्नल देती नहीं है, वो तो इनएक्टिव फॉर्म है, तो इधर से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब MYB जीन इस LSCB जीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, क्योंकि MYB जीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है इस जीन्स के लिए, और LSCB जीन फोटोमॉर्फोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन MYB जीन का ट्रांसक्रिप्शन रात को नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाइट के वक्त PIF3 एक नेगेटिव रेगुलेटर है, ये MY जीन के प्रमोटर पर जाके बाइंड हो जाता है और इसके ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देता। अब जब तक यहाँ पे RNA पॉलीमरेज नहीं बाइंड होगा तब तक MYB जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ RNA पॉलीमरेज क्यों नहीं बाइंड हो सकता? क्योंकि यहाँ पे PIF3 प्रोटीन बाइंड है, इसीलिए MYB जीन का सिंथेसिस रात को नहीं होता। जब MYB जीन नहीं बनेगा तो इस कारण LSCB जीन्स भी नहीं बनता है, और इसीलिए फोटोमॉर्फोजेनेसिस की जितनी भी प्रोसेस हैं वो रात को बंद हो जाती हैं। ये तो रहा रात की मैकेनिज्म। लेकिन दिन के वक्त क्या होगा, अब मैं दिन में बताता हूं। दिन में अब डे टाइम की बात करते हैं हम। डे टाइम में क्या होगा कि जो पीआर फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी PFR फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी PFR फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जो पीआर फॉर्म है इस पर रेड लाइट पड़ रही है दिन के वक्त। 660 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पे आ रही है, रेड लाइट। ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ ये रेड लाइट है। जैसे ही पीआर पे रेड लाइट पड़ी तो ये PFR में कन्वर्ट हुआ, और PFR में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि PFR फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो सकती है। और जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा PIF3 प्रोटीन को ये यहाँ से हटा देता है, और जैसे ही PIF3 प्रोटीन यहाँ से हटेगी
तो यहाँ पे कोई भी PIF3 प्रोटीन नहीं होगा, और PIF3 प्रोटीन के हटते ही, राइट, यहाँ पर जैसे ही मैं इस PIF3 प्रोटीन को हटाता हूँ तो देखिए यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के बाद MYB प्रोटीन बन गई। MYB प्रोटीन का RNA बन गया, और ऑब्वियसली RNA बनेगा तो ये RNA बाहर जाएगा वहाँ प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में आएगी। तो कुल मिला के MYB प्रोटीन यहाँ पे बन गई, और ये MYB प्रोटीन इस LSC-B के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करने लग जाती है, और इस कारण LSC-B प्रोटीन्स भी बनने लग जाती है यहाँ पे। और LSC-B प्रोटीन जो है यहाँ जैसे ही बनेगी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट क्यों? क्योंकि LSC-B जो जीन है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है इन डे टाइम। तो डे टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्यों स्टार्ट हो जाता है, रात को क्यों बंद हो जाता है, उसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। उसमें सारा लेना देना MYB जीन का है और PFR का है। तो इस तरीके से अब देखिए जो PIF3 है वो दिन के वक्त डिग्रेड कर दी जाती है, तो इसीलिए PIF3 जो है रात के वक्त MYB जीन के ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने दे रही थी, इसीलिए इसको नेगेटिव रेगुलेटर कहते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन नाइट। तो ये जो मैकेनिज्म है ये डायरेक्ट मोड ऑफ मैकेनिज्म है, जहां पे फाइटोक्रोम जो है PFR फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो तभी वो अपनी रेस्पॉन्स को शो करे। कई बार वो इनडायरेक्ट मोड के थ्रू भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। होता क्या है कि जो फाइटोक्रोम है R फॉर्म, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब की, रेड लाइट बोले तो 660 नैनोमीटर, और जैसे ही वो 660 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया तो वो फाइटोक्रोम राइट FR फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये फॉर्म जो होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है, और जैसे ही इस एक्टिव फॉर्म में फाइटोक्रोम आता है, ये चूंकि इनमें काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, ये मैंने बताया ही था कि फाइटोक्रोम में काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, और वो कौन सी काइनेज एक्टिविटी होती है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। तो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी के कारण ये G प्रोटीन को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं, इनको GPCR कहते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनको ये एक्टिव कर देते हैं। और G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जैसे ही एक्टिव होते हैं, ये कैल्शियम जो है इनकी ER से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, राइट। तो कैल्शियम जो है इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ जाती है, और साइक्लिक GMP की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। साइक्लिक GMP, अब देखिए पहले इसको देखिए, कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो कैल्शियम बाइंडिंग एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं कैल्मोडिलिन, और कैल्मोडिलिन जो है कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। दूसरी तरफ साइक्लिक GMP की भी कंसंट्रेशन जो है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एक्टिवेशन के कारण बढ़ जाती है। ये दोनों ही फैक्टर डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिव कर देते हैं, और ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, और फाइनली फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइटोक्रोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गया, उसने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, और बाकी काम G प्रोटीन कपल रिसेप्टर ने किया। तो ये एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ फाइटोक्रोम है, जहां पे फाइटोक्रोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा है। हालांकि मेजर जो मैकेनिज्म है वो डायरेक्ट मोड को ही फॉलो करती है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड ऑफ फाइटोक्रोम भी पाया जाता है, राइट। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग में भाग लेती हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इन सिग्नलिंग में 3 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है HY5, एक है COP1 और एक है SPA1। HY5 को हाइपोकोटाइल जो है 5 कहते हैं, सॉरी ये हाइपोकोटाइल 5। COP1 का पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1, और SPA1 का पूरा नाम है सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम A1, राइट। तो देखिए ये किस तरीके से
सिग्नलिंग में फाइटोक्रोम को हेल्प कर रहे हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। डे टाइम में क्या होता है कि जो HY5 है, राइट, डे टाइम में जो PR फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? PFR फॉर्म में, राइट। और जो PFR फॉर्म है वो एक्टिव है। ये PFR जो फॉर्म है ये क्या है? एक्टिव है। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? डे टाइम। तो इस पर 660 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी डे टाइम। अब ये जो फाइटोक्रोम की PFR फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव कर देती है HY5 हाइपोकोटाइल 5 को, ठीक है। HY5 जो होती है हाइपोकोटाइल 5 होती है, ये जब एक्टिव हो जाती है तो ये कुछ जीन्स होते हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, ये उनको एक्टिव कर देती है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्स वहां पे आपको दिखाई देता है, राइट। तो इस तरीके से HY5 का पॉजिटिव रोल है, मतलब PFR जब एक्टिव होगा तो वो HY5 को एक्टिव कर देता है और HY5 फोटोमॉर्फोजेनेसिस को बढ़ाता है। एक सिंपल सा है। लेकिन नाइट में क्या होता है कि जो PFR है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो PR में कन्वर्ट होता है और PR की कंसंट्रेशन नाइट में ज़्यादा होती है, PFR की कम होती है और ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब इनएक्टिव फॉर्म है तो HY5 को फाइटोक्रोम से तो सिग्नलिंग मिलना बंद हो गया, तो वहाँ पे ये जो है एक प्रोटीन साइटोप्लाज्म में पाई जाती है जिसको कहते हैं COP1। ये COP1 क्या करती है? नाइट में ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ जाती है और जैसे ही ये COP1 साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती है, यहाँ पे न्यूक्लियस में ऑलरेडी एक प्रोटीन और पाई जाती है SPA1। ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स जो है HY5 को काम करने से ब्लॉक कर देता है। HY5 जो है इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। HY5 जो है नाइट के वक्त इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो HY5 जिन जीन्स को एक्टिव कर रहा था डे में, अब वो जीन्स एक्टिव नहीं होंगे और अब नाइट में नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्स आकर और फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों जीन्स डे और नाइट में म्यूचुअली इस तरीके से रेस्पॉन्स जो फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग है उसमें रोल प्ले करते हैं। सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना। और इन तीन जीन्स की एक्टिविटी को अलग से पढ़ना है, ठीक है। हमने यहाँ पे रेगुलेशन में दो तरीके के एस्पेक्ट देखे। एक तो फाइटोक्रोम का रेगुलेशन कि फाइटोक्रोम जो है दो तरीके से रेगुलेट कर रहा है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीडियम में। फिर फाइटोक्रोम की जो सिग्नलिंग है, जो मैकेनिज्म है, उसमें तीन जीन्स जो है खासतौर से ये पढ़े जाते हैं HY5, COP1 एंड SPA1। तो ये किस तरीके से डे एंड नाइट में मैकेनिज्म कर रहे हैं ये भी आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले कर रही हैं और दोनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैकेनिज्म से भी आ जाते हैं और ये तीनों जीन्स का जो रोल है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखें तो HY5 जो है वो ल्यूसीन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ल्यूसीन जिपर एक मोटिफ होता है, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। लाइट के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस को परफॉर्म करते हैं। जबकि जो COP1 है ये E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम होता है, राइट। ये किसी भी प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन को अटैच कर देता है और अगर किसी प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन अटैच हो जाए तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये HY5 प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन को अटैच कर देता है नाइट के वक्त और इसीलिए HY5 प्रोटीन नाइट में डिग्रेड हो जाती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, इसीलिए नाइट के वक्त जो है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे डार्क में ये न्यूक्लियस में एंटर करते हैं एंड बाइंड टू SPA1 प्रोटीन और COP1 SPA1 जो कॉम्प्लेक्स होता है वो HY5 का डिग्रेडेशन कर देता है, इसीलिए कोई भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्स नाइट में नहीं होते। एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स, नाइट में ये न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन जैसे ही दिन होगा, जैसे ही लाइट पड़ती है तो PFR कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और डे में फिर ये न्यूक्लियस से वापस साइटोसोल में आ जाते हैं और फिर से HY5 प्रोटीन बनने लगती है, फिर से फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने लगती है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म रेगुलेट होती है।
तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर, फिर कितने टाइप्स होते हैं, फाइटोक्रोम का जो 2 फॉर्म्स थी पीआर पीएफआर उसको देखा, फिर फाइटोक्रोम जो है वो एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं उसको देखा, एंड फाइटोक्रोम के कंटेक्स्ट में 3 जीन्स COF1, HY5 एंड SPA1 इनकी किस तरीके से एक्टिविटी ये रेगुलेट कर रहे हैं इसको देखा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो लेक्चर में फाइटोक्रोम के बारे में हमने डिटेल बातें की। अगले वीडियो लेक्चर में हम फोटोपीरियोडिज्म की बात करेंगे, क्योंकि फाइटोक्रोम जो है वो फोटोपीरियोडिज्म को मेनली रेगुलेट कर रहा है। तो अब हमें फाइटोक्रोम की बात हम वहाँ पे नहीं करेंगे, हम सीधा वहाँ फोटोपीरियोडिज्म की बात करेंगे कि फोटोपीरियोडिज्म क्या है और किस तरीके से वो रेगुलेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक्स में हम फोटोपीरियोडिज्म के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।